हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि किसी डायपोल की वजह से उसके एक्सिस पर कितने इलेक्ट्रिक फील्ड्स होते हैं, है कि नहीं। तो आज उसी सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग देखेंगे कि उसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है किसी भी डायपोल का, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितने होते हैं। ओके, तो चलिए हेडिंग डालिए आप लोग। आज का हेडिंग जो रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इक्वेटोरियल प्लेन इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ ए डायपोल किसी भी डायपोल का जो इक्वेटोरियल प्लेन होता है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितने होते हैं। ओके, जैसे यहां पर आपके पास एक डायपोल है, ऐसा डायपोल मतलब दो पोल है, एक माइनस क्यू है और एक प्लस क्यू चार्ज का है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सेंटर टू सेंटर लाइन जॉइनिंग टू चार्ज, इस तरह से। इसका क्या है, ये मिड पॉइंट है। कहाँ पर पूछ रहा है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ पर पूछ रहा है। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से किसी डिस्टेंस x पर, जैसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कहाँ पर निकालना है, एट डिस्टेंस, एट x डिस्टेंस, एट x डिस्टेंस फ्रॉम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल। किसी डायपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से x डिस्टेंस पर कैलकुलेट करना है। सही है, इस डिस्टेंस पर, इसको मान लेते हैं x। चलिए बढ़िया, यहां पर इस तरह से इसका एरो है। अब जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, मान लेते हैं ये चार्ज है 1 और ये चार्ज है 2, इसको 1 और इसको पॉइंट मान लेते हैं 2। ठीक, तो इस प्लस की वजह से क्या होगा, चूंकि हम कोई भी टेस्ट चार्ज रखते हैं तो उसका जो साइन होता है वो क्या है, पॉजिटिव होता है कि नहीं। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, आगे होगा। तो इस तरह से आगे हो गया ऐसा। ठीक है, अब इस नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, 2 आवर्स होगा, कुछ इस तरह से। सही है, इसको मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्जेस 2 एंड दिस इज ड्यू टू 1। ये कहानी समझ में आएगी, है ना। अब निकालना क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से कुछ इफेक्ट पड़ेगा, कुछ इसकी वजह से इफेक्ट पड़ेगा। तो दोनों का जो नेट होगा वो अपना रिजल्ट आएगा। दोनों का जो बीच का जो दूरी है, इस तरह से एल मान लेते हैं, इसको एल मान लेते हैं, साइकिल में एल हो गया और ये भी एल हो गया, यहाँ से ऐसा है और यहाँ से ऐसा है। समझ में आ रहा, इसको आर मान लेते हैं। इस टेस्ट चार्ज और जो प्लस क्यू चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है उसको मान लेते हैं आर, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको मान लेते हैं आर, तो इसको भी मान लेंगे आर। अब जिस एंगल पर निकाल रहे हैं वो एंगल मान लेते हैं थीटा, ये है ना। इस एंगल को मान लेते हैं थीटा, निकालते हैं जो ट्रायंगल बन रहा है, सिमेट्रिसिटी के कारण ये थीटा पे थीटा आ जाएगा। अगर ये थीटा है तो ये अल्टरनेट एंगल है, थीटा हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई। ये जो अभी हम डायग्राम बना रहे हैं ये समझ में आ रहा है आपको। हम क्या कर रहे हैं, डायपोल लिए,
डायपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, जिसको इक्वेटोरियल प्लेन बोला है, वहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है x डिस्टेंस पर। अब x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, लेकिन इस प्लस के चार्ज की वजह से यहाँ पर क्या होगा, रिपल्सिव होगा, E2 इधर की तरफ डायरेक्शन शो करेगा, एंड इस माइनस क्यू की वजह से यहाँ पर अट्रैक्टिव होगा, जो कि डायरेक्शन इधर की तरफ शो करेगा। इतना हम लोगों ने यहाँ पर पिक्टोरियल व्यू देखा। ओके, अब यहाँ पर जो E1 होगा कितना होगा, जो E1 होगा उसका वैल्यू कितना आ दिख रहा है, E1 बराबर KQ बाई R स्क्वायर, सही है। एंड E2 बराबर भी इतना ही होगा, E2 बराबर भी कितना हो जाएगा, KQ बाई R स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ R कितना दिख रहा है, इस ट्रायंगल में देखोगे तो R वैल्यू कितना दिखेगा, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, तो मतलब यहाँ पर से दिखेगा R स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, सही है। इसको यहाँ पर हम लगा देते हैं, तो R बराबर कितना, KQ बाई x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर हो गया, है कि नहीं, KQ अपन x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर है, बात समझ में आ रहा। अब अगर इसका कंपोनेंट लेते हैं इधर, जैसे इसको हम बगल से दिखाते हैं, जूम करके दिखाते हैं, जूम, है कि नहीं, क्या करते हैं, जूम। चलिए इसको जूम करिए, ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। ओके, यहाँ पर है आपका E2 और यहाँ पर है आपका E1, ऐसा कुछ है। ओके, ये एंगल थीटा है एंड ये भी एंगल थीटा है, तो इसका कुछ वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, इसका भी कुछ वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, इसका आएगा E2 साइन थीटा, क्योंकि ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, यहाँ पर आएगा E1 साइन थीटा। तो E1 और जो E2 है वो क्या होगा, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा, क्योंकि E1 और जो E2 है वो यहाँ पर क्या दिख रहा है, E1 इज इक्वल टू E2 एंड दैट इज इक्वल टू E, तो अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा को क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा E1 E2। ओके, एंड E2 का जो कंपोनेंट आएगा cos थीटा में इधर की तरफ आएगा, एंड E1 का कंपोनेंट भी इधर ही आएगा, तो E1 और E2 का जो कंपोनेंट आएगा इधर ही की तरफ आएगा, दोनों, है कि नहीं। अब दोनों का कंपोनेंट किधर आएगा, cos थीटा के टर्म्स में आएगा, तो हम लिख सकते हैं E नेट कितना आएगा बताइए, 2E cos थीटा। 2E क्यों, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पर भी आ रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर आ रहा है, और दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम ही है ना, और cos थीटा के साथ में, तो हम लिख दिए 2E cos थीटा। ठीक, E का वैल्यू कितना कैलकुलेट कीजिए, KQ अपॉन x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, चलिए डालते हैं, 2 टाइम्स E का वैल्यू कितना है, KQ बाई x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, समझ में आ रहा, इंटू cos थीटा। यहाँ ध्यान से देखिएगा तो cos थीटा कितना दिख रहा है, ये ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल में cos थीटा l बाई r बराबर l कोण r हो गया cos थीटा, एंड यहाँ से r देखिए कितना आ रहा, r इज इक्वल टू आ रहा अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर आ रहा ना, इसका वैल्यू उठा के यहाँ पर रखते हैं r के स्थान पर, चलिए रखिए, 2 KQ बाई x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर है ना, टाइम्स l बाई, अब r बराबर कितना है, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, लिखिए x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होल टू द पावर 1/2, है ना, अंडर रूट मतलब टू द पावर 1/2। ये आपका आ गया ई नेट का वैल्यू, किसका वैल्यू आ गया, ई नेट का वैल्यू आ गया। इसको फाइनली सोल्व करिएगा तो कितना आएगा, इसको इधर सोल्व कर देते हैं, ई नेट यहाँ पर दिखाते हैं, ई नेट कितना दिख रहा है, 2 KQ अपॉन x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 टाइम्स, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, चलिए
सही है। अब आपको पहले बता दिया ये हो गया आपका ई नेट का वैल्यू टू द पावर 3/2। आपको पहले भी बताया था कि जो एल है वो बहुत कम, बहुत छोटा वैल्यू होता है। छोटा मतलब 10⁻⁻6 10⁻10 के रेंज में होता है। अगर बहुत छोटा है तो इसका मतलब उसको अगर स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू और छोटा हो जाएगा। जैसे मान लीजिएगा अगर माइक्रोमीटर में है ना, एंगस्ट्रम में है, नैनोमीटर में है, तो उसको अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू और कम जाएगा, 10⁻12 हो जाएगा, 10⁻24 हो जाएगा। अगर नैनोमीटर में है तो 10⁻18 हो जाएगा। समझ रहे? तो ये जो एल है, सेपरेशन बिटवीन चार्जेज है, वो वैल्यू बहुत कम है। किसके रिस्पेक्ट में? ये जो लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर कैलकुलेट कर रहा है उस पॉइंट के व्यू से, उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, मतलब एक्स की तुलना में ये बहुत छोटा नंबर है। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि x बहुत बड़ा है, x इज वेरी लार्ज देन एल। अगर बहुत बड़ा एल से है, ठीक है, तो एल स्क्वायर टेंड्स टू 0। क्यों? क्योंकि एल ऑलरेडी छोटा नंबर है और अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो और वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो एल स्क्वायर टेंड्स टू 0 कर लेते हैं। अगर इसको एल स्क्वायर टेंड्स टू 0 करेगा तो यहाँ पर 2kq/x² प्लस एल स्क्वायर है। यहाँ पर एल जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, है ना, एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। तो चलिए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2kq/x² टू द पावर 3/2, मतलब 2 कैंसिल, बचा 3 टाइम्स एल, है कि नहीं? 2kq/x³ इंटू एल आ गया ई नेट का वैल्यू। इसका कैलकुलेशन कुछ यहाँ पर कर देते हैं, देखिए आप देख लीजिए। तो यहाँ से ई नेट का जो वैल्यू है वो कितना है, ई नेट बराबर, ई नेट एसी को बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर एक्सिस पर हम कैलकुलेट करा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर करा, तो ये परपेंडिकुलर बोलेंगे। कितना? 2kq/2 kq/x³ into L। अब इसको रीअरेंज करके देखिए आप, डायपोल क्या होता है, डायपोल मोमेंट k × 2l होता है। तो k × 2l को एक साथ कंबाइन करिएगा तो कितना आएगा, ये k टाइम्स p/x³। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डायपोल की वजह से। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। क्या रखना है? याद रखना है ना? इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। अब यहाँ पर एक चीज आप और देखिए, ये बातें समझ में आई आपको? यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान रखना है, जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, यहाँ पर देखिए डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है कि नहीं? मतलब इधर से इधर की तरफ है डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। ऐसा कैसा? ऐसा, इस तरह से डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो किधर है? इस डायरेक्शन में। ई नेट का वैल्यू इधर से आ रहा है ना, नेट का वैल्यू इधर से आ रहा है ऐसा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन दोनों क्या है, एक दूसरा का अपोजिट है, उल्टा है। तो यहाँ पर अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, ये है आपका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, हाँ, ये हो गया आपका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये वाला, और ये हो गया आपका ई नेट का डायरेक्शन डायरेक्शन में। तो यहाँ पर देखिए इसको वेक्टर फॉर्म में लिख के देखते हैं कैसा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसा दिखेगा। ई वेक्टर, ई परपेंडिकुलर, ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस k टाइम्स p वेक्टर, ठीक है, बाई x। समझ में आ रहा? तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो डायपोल के डायरेक्शन का क्या होगा, बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आई होगी, है कि नहीं? अगर इसको आप कंपेयर करते हैं एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड से, मतलब ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल,
डायपोल के एक्सिस से अगर इसको कंपेयर करते हैं तो इसका कितना हाफ है, क्योंकि आप वहां पर देखे थे क्या एक्सिस पर 2 kPx वाला था, समझ में आया? तो हम यहाँ से एक रिजल्ट और लिख सकते हैं कि E एक्सियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स E परपेंडिकुलर। ये रिलेशन हम लोग एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये बातें आपको समझ में आई होगी, है कि नहीं? समझ में आई? चलिए, बहुत अच्छा। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में थोड़ा सा एक ट्विस्ट ला दे, ट्विस्ट ये लाए कि जिस तरह से हम यहाँ पर एक्स एक्सिस पर निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको अगर किसी एंगल पर इंक्लाइन कर दें, इंक्लाइन करने पर क्या प्रभाव पड़ता है, चलिए उसको भी देखते हैं हम लोग। चलिए, जो अगला पॉइंट है वहां पर हम लोग क्या देखते हैं, वहां पर देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल at a point in a space, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, डायपोल की वजह से किसी स्पेस में कोई पॉइंट में, है ना? जैसे यहाँ पर जो पॉइंट है, जैसे इस तरह से मान लेते हैं। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि यहाँ पर निकालने के लिए एक डिस्टेंस और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, है ना, वहां पर कैलकुलेट कर रहे थे, या फिर इसकी एक्सियल डायरेक्शन पर यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे थे। इस तरह से भी हम लोग देख रहे थे। बट वही अगर केस आ जाए कुछ ऐसा, कैसा, कुछ ऐसा केस आ जाए जहां पर किसी एंगल थीटा पर, ऐसा, है ना, किसी एंगल थीटा पर यहाँ पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है एम पॉइंट में, तब यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करने हम लोग जी? देखिए, चूंकि इसका डायरेक्शन क्या है, इधर से इधर की तरफ डायरेक्शन है पी, है ना? अब अगर ये P का डायरेक्शन इधर है, माइनस से प्लस की तरफ है, तो एंगल जो मेजर करेंगे, एंगल कहां से मेजर करेंगे? इस डायरेक्शन ऑफ डायपोल से एंगल को मेजर किया जाएगा। इसके बारे में भी हम देखेंगे पूरा एक्सप्लेनेशन। बट वही केस अगर कुछ ऐसा आ जाए, कुछ इस तरह से केस आ जाए, यहाँ पर माइनस क्यू एंड हियर इज प्लस क्यू, ओके, इस तरह से आपके पास एंगल दिया हुआ यहाँ पर थीटा। अब चूंकि डायरेक्शन तो डायपोल का कितना है, इधर से इधर की तरफ डायपोल का डायरेक्शन, एंगल दिया हुआ इधर से इधर की तरफ, अब क्या लेंगे आप? थीटा ले लेंगे? नो 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 नो, यहाँ पर थीटा नहीं लेंगे, फिर क्या लेंगे यहाँ पर? यहाँ पर इधर से डायरेक्शन मेजर करेंगे बाबू, यहाँ से, है ना? तो यहाँ से कितना मेजर करेंगे? 180 माइनस थीटा लेंगे एंगल। समझ में आ रहा है कि नहीं? वही चेंज कर देंगे सिचुएशन कुछ और, जैसे अभी मान लेते हैं यहाँ पर है ऐसा, यहाँ पर प्लस कर देते हैं और यहाँ पर करते हैं माइनस, और इस तरह से एंगल किसी थीटा पर हमको डायपोल कैलकुलेट, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है एक्स डिस्टेंस पर। आप क्या करेंगे? चूंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि माइनस इधर से इधर की तरफ डायरेक्ट डायपोल का डायरेक्शन है, बट यहाँ पर जो एंगल दिया हुआ इधर से इधर की तरफ दिया हुआ है ना, इधर से इधर की तरफ दिया हुआ है, डायपोल का डायरेक्शन इधर से इधर की तरफ। अब यहाँ पर एंगल कैसे मेजर करेंगे? डायपोल के डायरेक्शन से एंगल मेजर करेंगे, मतलब इधर से ऐसा। तो कुछ बेसिक आइडिया समझ में आया कि हम क्या करने वाले हैं। चलिए उसी बेसिक आइडिया को डेप्थ में समझते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर एक पोलर कोऑर्डिनेट लेते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट मतलब किसी एक्स और थीटा पर कोई पॉइंट ले लेते हैं स्पेशल, है ना? पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है? पोलर कोऑर्डिनेट मतलब किसी एक्स और थीटा पर कोई पॉइंट लेते हैं स्पेस में। चलिए ये सही है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर डायपोल है, क्या है जी? डायपोल, पोल पोल डायपोल, डायपोल डायपोल, ओके। यहाँ पर हो गया माइनस क्यू एंड यहाँ पर हो गया प्लस क्यू। ये हो गया लेंथ एल, ये हो गया लेंथ एल, किसी डिस्टेंस एक्स पर। यहाँ पर से मान लेते हैं एक्स हो गया, यहाँ पर मान लेते थीटा है। अब एक्स यहाँ पर क्या है? एक्स यहाँ पर है डिस्टेंस फ्रॉम डायपोल, डिस्टेंस फ्रॉम डायपोल, एंड यहाँ पर थीटा क्या है? थीटा है इस डायपोल
इस डायपोल के डायरेक्शन से, है ना, इस डायपोल के डायरेक्शन से एंगल मेजर, एंगल टेकन फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ डायपोल, ठीक है। एंगल मेजर फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ डायपोल, डायपोल के डायरेक्शन से एंगल मेजर किया हुआ थीटा है। चलिए जी सही, ये बातें समझ में आई। आगे क्या करना देखिए, चूंकि देखिए इस पॉइंट पर, इस लाइन पर माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ डायपोल दिया हुआ है ना, डायरेक्शन क्या है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। तो इसका दो कंपोनेंट टूटेगा। अच्छा ऐसे देखिए आप, चूंकि ऐसा दिया हुआ ना, ये इस तरह से दिया हुआ है, तो इसका दो कंपोनेंट टूटेगा। एक तो इधर की तरफ टूटेगा थीटा की तरफ, और एक इधर की तरफ इस तरह से। तो मतलब यहाँ पर दो कंपोनेंट, ये इसको हम दो कंपोनेंट में तोड़ देते हैं, किसको, पी को, है कि नहीं। चलिए इसको दो कंपोनेंट में तोड़ देते हैं। एक इधर का जो कंपोनेंट आएगा उसको बोल देंगे, कितना बोलेंगे, पी कोस थीटा बोल देंगे। और इधर एक जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा उसको क्या बोलेंगे, पी साइन थीटा। सही है, इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा, इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा। इधर वाले को बोल रहे हैं पी कोस थीटा, इधर वाले को बोल रहे हैं पी साइन थीटा। सही है। अब पी कोस थीटा के तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक्सियल डायरेक्शन में होगा, मतलब अलोंग पी कोस थीटा जो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो अलोंग द एक्सिस निकालेंगे, एंड इस पी साइन थीटा पर परपेंडिकुलर होगा, है ना, परपेंडिकुलर एंड अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो अगर पी कोस थीटा के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, समझ में आया, तो मान लेते हैं इस पॉइंट को ए, है ना, ये पॉइंट को मान लेते हैं। तो इस डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो क्या होगा, ये होगा एक्सियल डायरेक्शन में। एंड इस पी साइन थीटा के परपेंडिकुलर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करोगे तो कहां पर होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब ये बताया था कि किसी भी डायपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जिधर डायपोल मूवमेंट होता है। ठीक है, मतलब डायपोल मूवमेंट इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के केस में। बट इन केस ऑफ एक्सियल के केस में क्या होता है, जिधर डायपोल का मूवमेंट है, जिधर डायपोल का डायरेक्शन है, उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा। तो यही केस यहाँ पर भी है। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक्सियल डायरेक्शन में, बट इसका जो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पी साइन थीटा के परपेंडिकुलर होगा एंड ऑपोजिट टू, किसके अपोजिट में, इस पी साइन थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में होगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब हो गया यहाँ पर आपका ई परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि जो ई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल डायरेक्शन इज along p cos थीटा लिख देते हैं, along p cos थीटा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल डायरेक्शन में along p cos थीटा कितना है, ये मान लेते हैं हम, इज ये, ओके। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन किधर, परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज along, किसके along, p sin थीटा, p sin थीटा इज e परपेंडिकुलर ऑपोजिट टू p sin थीटा, along नहीं होगा, इज ऑपोजिट टू p sin थीटा इज e परपेंडिकुलर। मतलब p sin थीटा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। देखिए इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझिए। p sin थीटा के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो होगा, बट इसके अपोजिट में होगा, इस तरह से होगा, इसी पर तो हो रहा
है ना, इसी एक्सिस पर हो रहा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हो रहा, बट कहाँ पर हो रहा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या निकाल लेते हैं, ये परपेंडिकुलर और ये एक्सियल निकाल लेते हैं सबसे पहले, और दोनों का जो वैल्यू आएगा उसका नेट निकालेंगे, वही रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दोनों की वजह से ये और ये परपेंडिकुलर की वजह से। अब देखिए यहाँ से ये एक्सियल कितना निकालेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल डायरेक्शन, ये इक्वल टू KP कितना है, cos थीटा बाई एक्स क्यू, एंड ये परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में KP sin थीटा बाई एक्स क्यू आएगा। अजी देखिए ना आप, ये एक्सियल कितना होता है, KP अपॉन एक्स क्यू होता है, यहाँ पर cos थीटा के टर्म्स में है ना। अब परपेंडिकुलर कितना होता है, KP अपॉन एक्स क्यू होता है, यहाँ पर sin थीटा के टर्म्स में, sin थीटा के टर्म्स में, बस उसी चीज को हम लिख दिए। अब यहाँ पर ई नेट का वैल्यू कितना आएगा, ई नेट मतलब एक्सियल और जो परपेंडिकुलर है, यहाँ पर कहीं पर आएगा इसका नेट, रिजल्टेंट आएगा इस पॉइंट पर कहीं कहीं पर, है कि नहीं, तो यहाँ पर आएगा आपका ई नेट का वैल्यू। तो ई नेट का वैल्यू कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ ई एक्सियल स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर स्क्वायर, दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो 2E1 इंटू cos थीटा वो टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, ई स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसको सोल्व करिएगा आप तो कितना मिलेगा, इसको सोल्व भी कर देते हैं। देखिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट ऑफ, इसका स्क्वायर करें कितना आएगा, 2KP cos थीटा बाई एक्स क्यू, इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस दूसरा टर्म कितना है, KP sin थीटा बाई एक्स क्यू, इसका स्क्वायर। चलिए इसका क्या लेना है, अंडर रूट ले लीजिए, इसका अंडर रूट, ई नेट बराबर इतना आ गया। अब इसमें से कुछ कॉमन टर्म वाला उसको बाहर निकाल लेते हैं, KP अपॉन एक्स क्यू, KP अपॉन एक्स क्यू दोनों जगह से बाहर निकाल लेते हैं। बचा कितना, यहाँ पर लिख लीजिए आप, इसको बाहर निकालेंगे तो कितना बचेगा, ई नेट बराबर KP बाई एक्स क्यू बाहर निकल गया, अंदर में बचा, यहाँ पर कितना बचा, 4 cos स्क्वायर थीटा, वहां पर बचा sin स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। चलिए सही बराबर है KP बाई एक्स क्यू इंटू, अब इसमें से अगर एक sin स्क्वायर थीटा निकालिएगा तो इसके साथ क्या बन जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो है यहाँ पर 1, तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, इसमें से अगर एक cos स्क्वायर थीटा निकालिए तो इसके साथ मिलके कितना बन जाएगा, 1 बनेगा, तो कितना बना 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, हो गया ई नेट का वैल्यू, है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आया एक स्पेस में, ठीक है, जो कि एक्स डिस्टेंस डायपोल से है और किसी एंगल थीटा पर लाई कर रहा, तो उसका रिजल्टेंट बना इतना। अब इस रिजल्टेंट का फायदा क्या होगा, देखिए आप, इस रिजल्टेंट का फायदा कहां पर होगा और कैसे होगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे देखिए आप कि अगर हम इसको एक्सियल डायरेक्शन में कैलकुलेट करना चाहे, एक्सियल मतलब अलोंग द एक्सिस, तो वहां पर थीटा का वैल्यू कितना होगा, 0 हो जाएगा। 0 अगर थीटा का वैल्यू होगा एक्सियल डायरेक्शन में, तो यहाँ पर 3 + 1 4 मतलब हो गया 2, तो यहाँ पर हो गया 2 मतलब 2KP अपॉन एक्स क्यू आ गया। समझ में क्या होगा, अगर इसको एक्सियल के लिए कैलकुलेट करिएगा तो एक्सियल के लिए देखिए आप, एक्सियल के लिए थीटा कितना होता है, एक्सियल के लिए थीटा इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पर हो गया ई नेट बराबर 2KP बाई एक्स क्यू हो गया। और वैसे ही अगर परपेंडिकुलर के लिए कैलकुलेट करिए, मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रख दीजिए, थीटा 90 डिग्री रखिए तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, बचा कितना, KP बाई एक्स क्यू बचा। डायरेक्ट यहाँ से आप इस चीज को देख सकते हैं रिजल्ट। यहाँ से एक चीज और आप पता कर सकते हैं, क्या पता कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए
कि अगर ये एंगल अल्फा है, क्या है ये एंगल अल्फा है, तो tan अल्फा का वैल्यू कितना निकलेगा, यहां से tan अल्फा कितना निकलेगा वैल्यू, tan अल्फा निकलेगा E परपेंडिकुलर अपॉन EA, E परपेंडिकुलर बाई EA, और यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर में कितना है KP sin थीटा अपॉन x क्यूब, और यहाँ पर कितना है KP 2KP cos थीटा बाई x क्यूब। तो परपेंडिकुलर इतना बाई इतना करिएगा तो कितना आएगा, अगर इतना बाई इतना डिवाइड करिएगा तो आ जाएगा 1/2 टाइम्स tan थीटा आ जाएगा, मतलब tan अल्फा इज इक्वल टू कितना है 1/2 टाइम्स tan थीटा। एंड यहाँ पर अल्फा क्या है, यहाँ पर अल्फा है जो ईनेट का लोकेशन है, ईनेट का लोकेशन कहाँ से, ई एक्सियल से, ई एक्सियल से ईनेट का लोकेशन बता रहा है tan अल्फा, है ना। बट वही अगर हम कहें कि जो अपना डायपोल है P है, उस P से ईनेट का लोकेशन क्या होगा, अगर कहिए एंगल बिटवीन P एंड ईनेट, एंगल बिटवीन P एंड ईनेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और P के बीच का जो एंगल होगा, इंक्लिनेशन होगा, कितना होगा जी, P थीटा यहाँ पर है, देखिए आप यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर से यहाँ पर आया थीटा, फिर थीटा से आ गया अल्फा, तो मतलब थीटा प्लस अल्फा, तो P जो डायपोल है और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके आया है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा प्लस अल्फा। तो इसको यहां से आप लिख सकते हैं कि P डायपोल मोमेंट एंड दिस ई नेट, इसके बीच का जो एंगल है इंक्लिनेशन कितना, थीटा प्लस अल्फा, और ये अल्फा कहां से निकलेगा, यहां से। तो ये रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, इतनी बातें आपको समझ में आई, इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैलकुलेशन थोड़ा है, बट इसी चीज को आप खुद से करिएगा 2 बार 3 बार, तो चीजें बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। ओके, तो यहां तक आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं आप लोग से अगले लेक्चर में, और तब तक के लिए बने रहिए, पढ़ाई करते रहिए, लेक्चर देखते रहिए, और इस फैमिली को बढ़ाते रहिए, इस सब्सक्राइबर को बढ़ाते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, है कि नहीं। चलिए ठीक है, जय हिंद।